नमस्कार साथियों, मैं विकास महिला, व्याख्याता भूगोल, पोस्टेड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्तौड़गढ़। सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी लाइफ स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जो है बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आधुनिक भूगोल के जो हैं वो पिता कहलाते हैं और फाउंडर इनको जो है आधुनिक भूगोल का फाउंडर इनको माना जाता है। रिटर के साथ में इनका अध्ययन करेंगे आज इस वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे जो है बहुत बार क्वेश्चन भी जो है नेट जेआरएफ एग्ज़ामों में जो है पूछा जाता है। लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है थॉट के जो है टॉपिक्स से इनके बारे में पूछा जाता है। देखते हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इनकी जो जीवन जो है 1769 से 1859 के बीच में जो है रहा। अब देखो, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इन्हें विज्ञानों का सम्राट कहा जाता है। इन्हें नया अरस्तु के नाम से, इसके अलावा इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक या पिता रीटर के साथ में कहा जाता है। इन्हें नए युग का प्रारंभ और पुराने युग के अंत का प्रतीक है वो जाना जाता है। हम्बोल्ट मुख्यतः भूगर्भ शास्त्री या जियोलॉजिस्ट थे। ये क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वो हम्बोल्ट जो है क्या थे, ज्योग्राफर थे, जियोलॉजिस्ट थे। इस प्रकार से ऑप्शन थे, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम्बोल्ट जो है मूलतः जियोलॉजिस्ट ही थे और उन्होंने प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड लोथर वेगनर के साथ भी जो है कार्य किया था। हम्बोल्ट का जन्म जर्मनी के बर्लिन नगर में हुआ। कहाँ पे हुआ? बर्लिन जो नगर है वहाँ पे इनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में और फेबरक के गोटिगन विश्वविद्यालय में हुई। ये उनकी एजुकेशन हुई। फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय और गोटिगन विश्वविद्यालय में उनकी एजुकेशन हुई। उनके जो गुरु थे वो कौन थे? वार्नर। कौन थे? वार्नर, जो फेबरक के प्रसिद्ध जियोलॉजिस्ट थे वार्नर, वही उनके गुरु थे। हम्बोल्ट अपने आप को महान यात्री कहते थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा भूगोलवेत्ता जो है अपने आप को यात्री कहता था, महान यात्री कहता था, तो वो कौन है? हम्बोल्ट ही हैं। वो अपने आप को कैप्टन कुक के समान महान यात्री जो है बनाना चाहता था। जिस प्रकार से कैप्टन कुक जो है, जिसने अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, उसी के समान अपने आप को जो है मानता था और उनके समान ही जो है खोज करना चाहता था। अब देखो, खोज कार्य के लिए जो है उसने क्या क्या चीज़ें की। उसने जो है उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी 26,000 किलोमीटर की यात्रा की। कितनी? 26,000 किलोमीटर की उसने यात्रा की थी उत्तरी अमेरिका की। और 64,000 किलोमीटर की जो यात्रा की थी वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की थी। इस प्रकार से उसने कुल अपने जीवन में जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की जो यात्राएं देखी जाए तो उनको मिलाकर टोटल उसकी जो यात्राएं होती हैं वो 90,000 किलोमीटर की होती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की टोटल यात्राओं की जो लंबाई होती है वो 90,000 किलोमीटर होती है या 56,000 मील की यात्रा की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उसने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की कितनी यात्रा की, तो 64,000 किलोमीटर। और उत्तरी अमेरिका की पूछे तो 26,000 किलोमीटर। टोटल पूछे तो 90,000 किलोमीटर दोनों महाद्वीपों की, या 56,000 मील की उसने इन दोनों महाद्वीपों की यात्रा की थी। यद्यपि इन यात्राओं के दौरान वो
48 प्रकार के उपकरण लेकर चलता था, जिनके माध्यम से वो वायुदाब का मापन उसने किया, पवनों की दिशा उसने नापी, अक्षांश देशांतर उन्होंने नापे, समुद्र तल से ऊंचाई उन्होंने नापी, चट्टानों का सर्वेक्षण किया, वायुमंडल का तापमान का अध्ययन किया, पादपों की जातियों का अध्ययन किया गया, उन इन पादपों के ऊपर जलवायु का जो है क्या प्रभाव पड़ा, इनका अध्ययन उसने किया। अब बात करें, वो अपने साथ में जो है अनेक प्रकार के जो यंत्र है वो लेके चलता था। यंत्र, अनेक प्रकार के यंत्र लेके चलता था। वो यंत्र कौन कौन से थे? उनमें एक तो था सेक्सटेंट। कौन सा यंत्र है? सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो है, जिसका निर्माण कार्य जो किया था वो रेमेस्डन और टाउंटर, ये जो ज्योग्राफर थे, उन्होंने किया था। और इस यंत्र का उपयोग जो है अक्षांश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा उसका जो यंत्र था क्रोनोमीटर। बर्थाउडस और जॉन हैरिसन, इन्होंने इसका निर्माण किया था क्रोनोमीटर का। इसका उपयोग देशांतर ज्ञात करने के लिए उसने किया। साइनोमीटर, आकाश के नीले रंग को मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग उसने किया। क्वाड्रेंट यंत्र, सूर्य ग्रहण के समय उसकी ऊंचाई का कोण नापने के लिए क्वाड्रेंट यंत्र का उपयोग किया। बैरोमीटर, पर्वतों की ऊंचाई मापने के लिए उसने इसका उपयोग किया था, और इसका उपयोग उसने सिमोन लाप्लास जो व्यक्ति था उससे सीखा था। इसके अलावा थर्मामीटर, ट्रप कंपास, थोडोलाइट, ये अन्य उपकरण थे। हम्बोल्ट ही पहला व्यक्ति था जिसने क्रोनोमीटर की सहायता से देशांतर याद किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। किस भूगोलवेता ने सबसे पहले क्रोनोमीटर की सहायता से जो है देशांतर ज्ञात किया था? वो हम्बोल्ट था। हम्बोल्ट जो है कांट के दर्शन से और जॉर्ज फास्टर की प्रकृति वाद से या प्रकृति के सौंदर्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। गेटे के वो आध्यात्मिक समन्वय से ज़्यादा प्रभावित था। इन तीन व्यक्तियों से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रभावित मानता था, जिनमें जॉर्ज फास्टर है, उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। भूगोल में उनकी रुचि जो है वो जॉर्ज फास्टर के कारण ही हुई थी, ये उन्होंने माना भी था। अब बात करें हम्बोल्ट के ग्रंथों की, अपन बात करें तो हम्बोल्ट ने अपने जीवन काल में लगभग 40 ग्रंथ हैं वो लिखे हैं, जिनमें पहला जो ग्रंथ है उसने राइनलैंड बेसाल्ट का शोध पत्र उन्होंने लिखा था। जब वो रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी का कार्य कर रहे थे जियोलॉजिस्ट अपने गुरु वार्नर के साथ में, तो उन्होंने राइन जो लैंड है उसकी बेसाल्ट चट्टानों का उन्होंने अध्ययन किया था, और उस पर उन्होंने एक शोध पत्र है वो प्रकाशित किया था। नेक्स्ट उसकी जो करती है वो जियोगनाजिया है। जियोगनाजिया शब्दावली उन्होंने लेटिन शब्दावली बनाई। भूगोल का पर्याय जो है वो जियोगनाजिया होता है। भूगोल का पर्याय वर्ड उन्होंने जो है लेटिन में जियोगनाजिया बनाया, और इस ग्रंथ में उन्होंने जो है भूगोल की परिभाषा, विशेषतर और प्रकृति के बारे में लिखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भूगोल को जो है लेटिन में किस नाम से जाना जाता है? जियोगनाजिया के नाम से जाना जाता है। और ये जियोगनाजिया जो शब्दावली है लेटिन में भूगोल के लिए किसने दी थी? ये हम्बोल्ट ने दी थी। नेक्स्ट उसके ग्रंथ की बात करें, भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन, ये उसकी जो करती है फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, 30 खंडों में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उसने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो यात्राएं हैं उनका वर्णन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किताबों में इसी पर बनता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन, ये किताब जो है उसने दक्षिणी अमेरिका की जो यात्रा उसने की थी उस पर आधारित है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर आधारित उसका ग्रंथ कौन सा है? तो है भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन। और इस पुस्तक के जो अंतिम 3 खंड हैं उनको अलग से एक नाम दिया है पर्सनल नेटिव। तो ये भी अलग से कई बार पूछ लिया जाता है ये पुस्तक भी, कि पर्सनल नेटिव जो है पुस्तक वो किस की है? तो वो भी हम्बोल्ट की है। अब बात करें और ग्रंथों की, तो उसने जो है मैक्सिको और जो क्यूबा का प्रादेशिक वर्णन उसने लिखा है। फ्लोराई फाइबर जेनेसिस उसकी करती है।
जो वनस्पति के अध्ययन पर आधारित है। मध्य एशिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी करती है, मध्य एशिया। इस ग्रंथ में उसने साइबेरिया की यात्रा का वर्णन किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है कि उसने साइबेरिया की जो यात्रा की है उसका वर्णन किस किताब में किया है। मध्य एशिया की किताब नामक जो किताब है उसमें किया है। उसकी अन्य किताब में जो है व्यू ऑफ नेचर, प्रकृति दिग्दर्शन, स्टेपी और मरुस्थल, जियोग्नास्टिकल और कॉस्मोस उसकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है। बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कॉस्मोस पे ही पूछा जाता है। अब देखो कॉस्मोस के बारे में अपनी स्पेशल क्या क्या चीज़ें उसने बताई हैं। कॉस्मोस जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये 5 खंडों में बटा हुआ है। ये जो किताब है वो 5 खंडों में बटी हुई है। कॉस्मोस एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ विश्व होता है। तो कॉस्मोस जो वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है, विश्व। इसे जियोभौतिकी या भूभौतिकी जो है, जियोडेसी भूभौतिकी, इसकी पहली पुस्तक माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। इसे वह जीवन की नीति कहता है, वर्क ऑफ लाइफ। सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है कॉस्मोस ही है जिसे वो कहता है वर्क ऑफ लाइफ। अपना सब कुछ, अपने जीवन का सब कुछ कार्य जो है वो कॉस्मोस को मानता है। इसका उप जो शीर्षक है विश्व में भौतिक वितरण की रूपरेखा, ये उसका उप शीर्षक है इस कॉस्मोस का। हम्बोल्ट अपनी इस कृति का नाम जो है, पहले कॉस्मोस से पहले उसने ये सोचा था कि इस पुस्तक का नाम जो है मैं प्रकृति की पुस्तक रखूँगा। बाद में जो है प्रकृति की पुस्तक उसने नहीं रखा, कॉस्मोस शब्दावली उन्होंने काम में ली। ये जो पुस्तक है मैंने बताया था 5 खंडों में बटी हुई है। प्रथम खंड में उसने ब्रह्मांड का सामान्य चित्रण का वर्णन किया है। द्वितीय खंड में उसने प्रकृति की क्रमबद्ध व्याख्या प्रस्तुत की है। तृतीय खंड में जो है उसने खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का वर्णन किया है। चौथे खंड में उसने पृथ्वी और मानव के संबंधों का अध्ययन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आरपीएससी की एग्जाम में ये, कि उसने कौन से खंड में जो है प्रकृति और मानव के संबंधों का अध्ययन किया है, चौथे खंड में। और पांचवा जो खंड है वो वनस्पति और जीव विज्ञान जो है उसका अध्ययन उसने किया है, जो कि 5वां खंड है उसकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुआ। और ये उसकी जो कॉस्मोस पुस्तक है वो उसकी एक कॉन्सेप्ट है सर्वव्यापी विज्ञान की संकल्पना पर आधारित। ये उसने पुस्तक जो है वो लिखी थी जिसमें सब कुछ हो, सर्वव्यापी विज्ञान, ऐसी पुस्तक जिसमें सब कुछ हो, प्रकृति से लेकर जीव जंतु अंतरिक्ष वगैरह सब कुछ का अध्ययन किया जाए। ऐसी पुस्तक जो है उसने कॉस्मोस लिखी थी जो सर्वव्यापी विज्ञान की संकल्पना पर आधारित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्बोल्ट की यात्राओं की बात करें अपन, तो हम्बोल्ट ने जो है पहली यात्रा यूरोप से प्रारंभ की थी। हम्बोल्ट ने 1779 में अपने गुरु वार्नर के साथ में राइनलैंड बेसाल्ट क्षेत्र की यात्रा की। हम्बोल्ट ने अपने जीवन की पहली यात्रा 1790 में जॉर्ज फास्टर के साथ की थी। जॉर्ज फास्टर के साथ जो है कहाँ की यात्रा की उसने, हॉलैंड, बेल्जियम, मध्य व दक्षिणी इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस की यात्रा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जॉर्ज फास्टर के साथ ने उसने कौन से देशों की यात्रा की थी, हॉलैंड, बेल्जियम, मध्य एवं दक्षिणी इंग्लैंड की यात्रा उसने की और फ्रांस की। ये 4 देशों की उसने यात्रा की थी। जॉर्ज फास्टर ने इन यात्राओं का उल्लेख जो है अपने ग्रंथ में भी किया है। उनका ग्रंथ जो है जॉर्ज फास्टर का निचली राइन का रेखा चित्र है जिसमें उन्होंने इस यात्रा का उल्लेख भी किया है। हम्बोल्ट का कहना था कि मेरी भूगोल में रुचि जो है वो जॉर्ज फास्टर के कारण हुई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है कि भूगोल में रुचि किसके कारण जो है हम्बोल्ट मानता था, जॉर्ज फास्टर के कारण मानता था। जॉर्ज फास्टर कैप्टन कुक की दूसरी यात्रा के साथ उनके साथ में गया था। ये जॉर्ज फास्टर का मतलब परिचय करवाता हूँ मैं आपको। अब बात करें आगे
जो है हम्बोल्ट की कौन सी यात्राएं हैं। 1792 में हम्बोल्ट जर्मनी के परसा राज्य गया और वहाँ उसने खनिजों का निर्देशक उसे बना दिया गया। इस दौरान उसने दक्षिणी जर्मनी की यात्रा की और चट्टानों में चुंबकीय दिक्पात का अध्ययन किया। अब देखो चुंबकीय दिक्पात जो है चट्टानों में होता क्या है बताता हूँ मैं आपको। चट्टानें जो होती हैं वो उनमें लोहे और निकल जो है वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है और जब ये लोहा और निकल जब चट्टानों में जमता है तो वो चुंबकीय ध्रुव के अनुसार ही जमा होता है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो उत्तरी है और दक्षिणी उनके बीच में ही वो जो है लोहा के और निकल के जो कण हैं वो जमते हैं एक रेखा के रूप में। ठीक है, अब बताऊँ आपको चुंबकीय ध्रुव और वास्तविक ध्रुव क्या होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। इन दोनों ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाले कोण के अध्ययन को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चुंबकीय दिक्पात क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव और वास्तविक जो ध्रुव है उनके बीच के जो कोण का अध्ययन होता है वो चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। वर्तमान में जो उत्तरी चुंबकीय जो ध्रुव है वो वास्तविक उत्तरी ध्रुव से पश्चिम में है और वर्तमान में कनाडा के जो द्वीप हैं उन द्वीपों के ऊपर हैं। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है उन द्वीपों के ऊपर है जो प्रतिवर्ष 0.18 डिग्री पश्चिम की ओर खिसकता है। ये इसकी विशेषता है। अब बाद में बात करें अपन 1792 में उसने आल्प्स पर्वत की चट्टानों का अध्ययन किया और इस कार्य के लिए उसने चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और इटली की यात्रा की। उसकी यात्रा के पीछे उसका ये उद्देश्य था, अपने गुरु वानर के इस सिद्धांत को साबित करना चाहता था कि अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है वो जल से ही होता है। इसलिए उन्होंने आल्प्स पर्वत की चट्टानों का अध्ययन किया था। 1798 में उसने प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री बोन प्लांट के साथ में स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचा। ये बोन प्लांट जो है दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पे भी जाता है और यूरोप की यात्रा पे भी जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बोन प्लांट जो है दक्षिणी अमेरिका की यात्रा और उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका की जो यात्रा की थी उनके साथ में जो है बोन प्लांट ही रहता है जो वनस्पति शास्त्री होता है। उसने स्पेन की जो है यात्रा वो भी उनके साथ में की थी। स्पेन की राजधानी जो है वो मैड्रिड पहुंचा। वहाँ पर उसने स्पेन के जो फटार है जिसे स्पेनी मेसिटा कहा जाता है उसका अध्ययन किया। इस दौरान उसने पहली बार ये चीज़ व्यक्त की कि ऊंचाई के साथ जो है तापमान में कमी होती है। स्पेनी जो मेसिटा है उस पे जाके उसने सबसे पहले ये महसूस किया है कि ऊंचाई पे जैसे जैसे व्यक्ति जाता है तापमान में कमी होती जाती है। ये चीज़ सबसे पहले उसने स्पेनी मेसिटा पे अध्ययन करके बताई थी। अब देखो इस डायग्राम में जो है उसकी यात्राओं का वर्णन किया गया है। पहली जो उसने यात्रा की थी वो जॉर्ज फास्टर के साथ की थी। किसके साथ की? जॉर्ज फास्टर के साथ में की थी। इंग्लैंड की, नीदरलैंड, बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस, इन चारों क्षेत्रों की जो यात्रा है उसने की थी जॉर्ज फास्टर के साथ में। दूसरी उसने यात्रा दक्षिणी जर्मनी की थी। तीसरी उसने यात्रा जो है आल्प्स क्षेत्र, इटली, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, इन चारों क्षेत्रों की यात्रा उसकी तीसरी यात्रा थी। चौथी यात्रा जो है उसने स्पेन की यात्रा की थी बोन प्लांट के साथ में। तो पहली यात्रा जो है जॉर्ज फास्टर के साथ में। इसके अलावा दूसरी यात्रा जो है उसने अकेले की थी। तीसरी यात्रा जो है उसने आल्प्स क्षेत्र की और चौथी यात्रा उसने बोन प्लांट के साथ में स्पेन की थी। ठीक है, तो स्पेन पे भी बोन प्लांट साथ में था। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। अब बात करें दक्षिणी अमेरिका की यात्राएं। दक्षिणी अमेरिका की उसने जो टोटल यात्रा की थी 64,000 किलोमीटर की यात्रा की थी उसने टोटल। अब बात करें हम्बोल्ट और बोन प्लांट 1799 में सबसे पहले वेनेजुएला के गुयाना बंदरगाह पहुंचे। ये ध्यान में रखना आपको कि दक्षिणी अमेरिका की यात्रा में सबसे पहले वो किस स्थान पे पहुंचे थे। वेनेजुएला के गुयाना बंदरगाह पहुंचे
उसके बाद में वो समुद्र के तट के सारे जो है गुयाना से जो है कराकस पहुँचे। गुयाना जो है ये दक्षिणी अमेरिका जो है, यहाँ जो है वो गुयाना है और यहाँ जो है वो कराकस है। तो यहाँ से वे यहाँ आए। यहाँ पे जो है कराकस में, इस क्षेत्र में उन्होंने जो है झील वेलेंसिया की जो खोज है वो की, और बताया कि ये जो झील है वो सिकुड़ रही है, क्योंकि इस झील के आसपास का जो वन क्षेत्र है उसमें कमी आ रही है। इस प्रकार से उसने सबसे पहले वनस्पति को वर्षा से जोड़ा कि जहाँ वनस्पति अधिक होगी वहाँ वर्षा अधिक होगी, जहाँ वनस्पति कम होगी वहाँ वर्षा भी कम होगी। फलस्वरूप जो है झील जो है वो सिकुड़ रही है। उन्होंने बुफॉन के इस सिद्धांत को सभी साबित कर दिया कि वनों के नष्ट होने पर नदियाँ वो झीलें सूख जाती हैं और जलवायु में परिवर्तन होता है। वेनेजुएला में जो है उसने 28 अक्टूबर 1799 को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 28 अक्टूबर 1799 को जो है उसने क्वाड्रेंट यंत्र की सहायता से उसकी ऊंचाई जो है का कोण नापा, और इस दौरान उसका चेहरा झुलस गया था। हमबोल्ट ने जो है ओरोनिको नदी की जो है खोज की। ये आपको ध्यान में रखना है, ओरोनिको जो नदी है उसकी खोज ब्राज़ील के जो ओरोनिको जो नदी बेसिन है वेनेजुएला और ब्राज़ील का, उसकी उसने खोज की और बताया कि ये ओरोनिको जो है वो अमेजन से जुड़ी हुई है। इससे पहले भूगोलवेत्ता यही मानते थे ओरोनिको और अमेजन के बीच में कोई पर्वतमाला है जो दोनों को अलग अलग करती है, लेकिन इसने आपस में दोनों को जुड़ा हुआ माना था। ओरोनिको नदी का उसने जो है 1725 मील क्षेत्र का मानचित्र भी उसने बनाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1725 मील का उसने मानचित्र बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने ओरोनिको नदी का बेसिन का उसने बताया कि ओरोनिको नदी को अमेजन की सहायक नदी रियो निग्रो जो है वो अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है, मतलब रिवर कैप्चर की प्रक्रिया के बारे में भी उसने बताया था कि वो नदी जो है ओरोनिको जो नदी है उसको रियो निग्रो जो नदी है वो अपने आप में जो है समाना चाहती है। ये चीज़ उसने बताई। उसने वेनेजुएला के लानोज घास के मैदानों की भी यात्रा की, और उसके बाद में जो है नवंबर 1800 में वो क्यूबा लौट आया। ये ध्यान में रखना, वो उसने वेनेजुएला और जो है ब्राज़ील की यात्रा करके वो क्यूबा लौट आया। फिर देखो क्यूबा से वो जो है पनामा होते हुए, क्यूबा से पनामा जो है मतलब देश है, उससे होते हुए कोलंबिया के कार्डिना बंदरगाह पहुंचा, और पनामा वाले हिस्से को देखकर हम्बोल्ट ने जो है सबसे पहले पनामा नहर का सुझाव दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि पनामा जो नहर है उसका पहला सिद्धांत या पनामा नहर के निर्माण प्रक्रिया के बारे में जो है सुझाव देने का कार्य किसने किया था? हम्बोल्ट ने किया था। अब बात करें, उसने बताया कि मध्य अमेरिका की पनामा भूसंधि से एक नहर खोदी जा सकती है। कार्डिना बंदरगाह, कोलंबिया का जो कार्डिना बंदरगाह है, वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने दोनों जो बोनप्लांट और जो हम्बोल्ट थे वो दोनों एंडीज पर्वतमाला पे गए। एंडीज पर्वतमाला की उन्होंने पश्चिम पर ऊंचाई का अध्ययन किया, तापमान का अध्ययन किया और वनस्पतियों का अध्ययन किया। उसने एंडीज पर्वतमाला की वनस्पति की परिच्छेदिका तैयार की, किस प्रकार से एंडीज पर्वतमाला के ऊपर पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ जो हैं या वनस्पति जो है वो किस क्रम में पाई जाती है, उसका उसने एक काट या अनुप्रस्थ काट जो है प्रोफाइल बनाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पर्वतों की जो प्रोफाइल है, वनस्पति के अनुसार जो है पर्वतों की जो प्रोफाइल है वो सबसे पहले किसने बनाई थी? हम्बोल्ट ने बनाई थी। और वनस्पति पर जलवायु का अध्ययन भी उसने किया। उसने इक्वेडर के जो है न्यू अंडासुलिया प्रांत के ज्वालामुखियों में जो है उतर कर उन ज्वालामुखी की लावा, गैस और विभिन्न पदार्थों का अध्ययन भी उन्होंने किया था।
हम्बोल्ट ने जो है इक्वेडोर की जो है चिम्बोराजो चोटी उस पर उसने चढ़ाई की, और उसे उस समय की सबसे ऊंची चोटी जो है समझा जाता था इक्वेडोर की चिम्बोराजो चोटी को। हम्बोल्ट ने घटते वायुदाब के आधार पर इस चोटी की ऊंचाई भी जो है 19,286 फीट बताई। उसने बताया कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुदाब में कमी आती जाती है, और वायुदाब में कमी की वजह से जो है सिर में चक्कर आते हैं, ये चीज़ भी उसने सबसे पहले बताई थी। मतलब पर्वतों के ऊपर जाने पर वायुदाब में जो कमी है उसका अनुभव जो है सबसे पहले हम्बोल्ट ने किया था, और इसके आधार पर उसने इसकी ऊंचाई जो है वायुदाब के आधार पर वो 19,286 फीट बताई थी। उसने बताया था कि 110 मीटर पर जो है 1 सेंटीमीटर की दर से जो है वायुदाब कम होता है। इसी की कैलकुलेट करके उसने जो है 19,286 फीट जो है वो ऊंचाई नापी। जून 1802 में वो पेरू की राजधानी लीमा पहुँचे। पेरू की राजधानी लीमा पर उन्होंने गुयाना जो चिड़ियाँ होती हैं उनकी बीटों का से निर्मित चट्टानों का अध्ययन किया, और बताया कि मूलतः भाई जियोलॉजिस्ट था, तो जियोलॉजिस्ट ने वहाँ की चट्टानों का अध्ययन किया और बताया कि ये जो चट्टानें हैं गुयाना की, ये जो चट्टानें हैं वो बहुमूल्य ऊर्वरक का स्रोत हैं। इनमें मतलब नाइट्रोजन वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि सही है। पेरू के तट पर उसने एक ठंडी धारा की खोज की जिसका नाम उसने पेरू की धारा रखा। वर्तमान में इसे हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरू की जो धारा है, जो ठंडी जल की धारा है पेरू की, उसका उसने अध्ययन किया था। उसने पेरू के कलाओं से इक्वेडर के गुआकिल के मध्य समुद्र की तापमान का अध्ययन भी किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों स्थानों को आपने ध्यान में रखना है। पेरू का स्थान कलाओ और इक्वेडर का गुआकिल, इन दोनों स्थानों के मध्य जो है उसने समुद्र के तापमान का अध्ययन किया, और इन दोनों स्थानों के मध्य जो है उसने जो है जल धाराओं की जो गति है उसका अध्ययन भी उसने किया था। 1803 में हम्बोल्ट बोन प्लांट के साथ इक्वेडर के गुआकिल से जो है मैक्सिको के आकापुल्को बंदरगाह पहुंचा। ये ध्यान में रखना है, आकापुल्को बंदरगाह पहुंचा। यहाँ पर हम्बोल्ट ने मैक्सिको की जनसंख्या का अध्ययन किया और बताया कि मैक्सिको की जो लोग हैं उनकी खुशहाली का आधार क्या है। उन्होंने बताया कि वो लोग जो हैं भूमि संसाधन का जो है बेहतर उपयोग कर रहे हैं, ये उनकी खुशहाली का कारण है। 1804 में वो क्यूबा की राजधानी जो है हवाना पहुंचा, और वहाँ के बाज़ारों में मनुष्य को बिकते हुए देखकर उसने यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी की संकल्पना का प्रतिपादन किया। मानव जाति की एकता, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी अर्थात मानव जाति की एकता की जो है संकल्पना, उसका प्रतिपादन किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये यहाँ से कि उसने ये संकल्पना जो है किस क्षेत्र से प्रभावित होकर दी थी, क्यूबा से, क्यूबा के हवाना क्षेत्र से। अब बात करें कि वो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका से वो यूरोप किस प्रकार से लौटा। क्यूबा के संदर्भ में वो कहता है कि यहाँ पे जो है 83% जनसंख्या असभ्यत है और आधे से ज़्यादा यहाँ पे गुलाम हैं। हम्बोल्ट बोन प्लांट के साथ 1804 में यूएसए के फिलाडेल्फिया पहुँचा क्यूबा से। फिर वहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक थॉमस जेफरसन से उसने भेंट की, मुलाकात की, और फ्रांस के बंदरगाह ब्रोडियो पहुँचा। ब्रोडियो के बाद वो पेरिस पहुँचा। इस प्रकार से उसने ये टोटल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की यात्रा की। जब वो पेरिस पहुँचा तो वहाँ के शासक ने उसे जो है जासूस मान लिया था, लेकिन बाद में जो है जब सच्चाई का पता चला तो मतलब वो असहज महसूस करने लगा। उसने वहीं पर पेरिस से फिर जो है इटली आया, और इटली में उसने विश्वेश ज्वालामुखी को देखा और बताया कि विश्वेश का जो ज्वालामुखी है वो एंडीज के जो ज्वालामुखी हैं उनके समान ही है। उनके आपस में तुलना उसने की थी। ये उसकी टोटल जो है यात्राएं हैं इस डायग्राम में। ये मतलब यहाँ से इस जगह पे पहुँचा, यहाँ से इस जगह में होता हुआ फिर यहाँ क्यूबा गया, क्यूबा से इस क्षेत्र में होता हुआ जो है यहाँ तक उसने यात्रा की थी। फिर वो वापस इसी क्षेत्र होता हुआ जो है यहाँ मैक्सिको से है क्यूबा पहुँचा, क्यूबा से फिर वापस यहाँ गया,
फिलाडेल्फिया, फिर फिलाडेल्फिया फिर से यहाँ जो है यूरोप चला गया। इस प्रकार से उसकी टोटल यात्रा है। इस डायग्राम में जो है आप उसकी यात्रा को है बताया गया है। अब बात करें साइबेरिया की यात्रा। 1829 में उसने रूस के जार जो है उसने पीटर्सबर्ग उसे आमंत्रित किया और साइबेरिया की अज्ञात भूमि को खोजने का कार्य सौंपा। उसने साइबेरिया की यात्रा में अल्टाई पर्वत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उसने स्टेपी घास की तुलना लानोस घास के मैदानों से की। साथ ही ब्राज़ील के जो पर्वत हैं उनमें सोना और प्लेटिनियम की खानों में जो हीरे मिलने के आधार पर उसने ये भविष्यवाणी की थी कि यूराल पर्वत में भी जो है वो सोने व प्लेटिनियम की खानों से हीरे मिलेंगे, जो बाद में सही साबित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ से, कि किस व्यक्ति ने यूराल पर्वत में जो है हीरे मिलने की भविष्यवाणी की थी। हम्बोल्ट ने की थी और वो उसने जो है ब्राज़ील के पर्वतों को अध्ययन करके की थी। इस प्रकार हम्बोल्ट को जो है तुलनात्मक भूगोल का पिता कहा जाता है। वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को आपस में तुलना करता था, जैसे लानोज से स्टेपी घास की तुलना, ब्राज़ील के पर्वतों से जो है यूराल की तुलना। इस प्रकार से तुलनाएं उसने की, वहाँ की ज्वालामुखी की आपस में तुलनाएं की। इसलिए हम्बोल्ट को तुलनात्मक भूगोल का जो है पिता कहा जाता है। यद्यपि तुलनात्मक भूगोल जो है उसका प्रारंभकर्ता जो है वो थियोपेटिस को कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना, यूनानी भूगोलवेत्ता थियोपेटिस, जिसने मेसिडोनिया और क्रीट द्वीप की जो है वनस्पतियों का अध्ययन किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें कि तुलनात्मक जो भूगोल करती है वो रिटर ने लिखी है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि तुलनात्मक भूगोल की जो कृति है वो किसने लिखी है, वो रिटर ने लिखी है। पिता इसका हम्बोल्ट है, किताब जो है वो रिटर की है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला मामला है। हम्बोल्ट की साइबेरिया की यात्रा के दौरान उसने विश्व का पहला तापमान को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र बनाया और विभिन्न स्थानों के जो तापमान जहाँ पे समान तापमान था उसके लिए एक उसने रेखा बनाई, जिसको उसने समताप रेखा कहा, आइसोथर्म। आइसोथर्म जो शब्दावलियाँ हैं वो सबसे पहले हम्बोल्ट ने दी थी। आपको ये ध्यान में रखना है, भूगोल में जो आइसो लाइन बोलते हैं हम, सम रेखाएं, वो सम रेखाएं प्रारंभ जो करने का जो श्रेय है वो हम्बोल्ट को ये है, जिसने सबसे पहले आइसोथर्म शब्दावली देकर इसकी शुरुआत की थी। समताप रेखा के संदर्भ में वो कहता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में जो है वो उत्तरी ध्रुव पर समुद्र तट की पर उत्तर की ओर और स्थल भाग पर दक्षिण की ओर झुकी हुई रहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये रेखाएं जो हैं समुद्र तट पर दक्षिण की ओर और स्थल पर उत्तर की ओर झुकी हुई रहती हैं। उसने ये भी बताया कि एक ही अक्षांश पर तापमान जो है वो परिवर्तन होता है समुद्र से आंतरिक भाग में आने पर। जैसे एक ही अक्षांश है, हम समुद्र से महाद्वीप के आंतरिक भाग में आ रहे हैं तो तापमान जो है उसमें कमी आ रही है। इस प्रकार से उसने जो है महाद्वीपीय जो जलवायु की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किया था। महाद्वीपीय जलवायु की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किसने किया था? हम्बोल्ट ने ही किया था। उसने बताया कि महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जलवायु विषम और तटीय भागों में जलवायु सम पाई जाती है। इस यात्रा के दौरान उसने सबसे पहले जलवायु विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया। जलवायु विज्ञान शब्दावली देने के कारण जो है जलवायु विज्ञान का संस्थापक भी जो है हम्बोल्ट को कहा जाता है, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। इस यात्रा के दौरान उसने स्थायी तुषार भूमि, जो बर्फ़ से या तुषार से जो जमी हुई भूमि है उसके लिए वो परमाफॉरेस्ट शब्दावली का प्रयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुषार भूमि जो है उसके लिए परमाफॉरेस्ट शब्दावली किसने सबसे पहले दी थी? हम्बोल्ट ने दी थी। अब बात करें अपने हम्बोल्ट की संकल्पनाओं की बात करें तो पहले उसकी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं में अपन एक एक वन बाई वन देखते हैं। एक आत्मा एक जीवन, वन सोल वन लाइफ की जो कॉन्सेप्ट है वो हम्बोल्ट ने दी। और इस कॉन्सेप्ट के संदर्भ में उसकी जो है एक लाइन भी कई बार पूछ ली जाती है, लाइन सीधी दे देते हैं इन्वर्टेड कोमा में लगा के, कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक केवल एक ही आत्मा जो है समस्त प्रकृति को संजोए हुए रखती है और केवल एक ही जीवन जो है पेड़ पौधों और जंतुओं और मनुष्यों में पाया जाता है। ये कोटेशन जो है किसकी है? हम्बोल्ट की है। एक आत्मा एक जीवन की संकल्पना इससे प्रदर्शित होती है, ये उसने दी थी। बहुलता में एकता, यूनिटी ऑफ मल्टीपलिटी
जो है उसने दी थी। नेक्स्ट, पार्थिव एकता की संकल्पना। देखो, पार्थिव एकता की जो संकल्पना है, इसके संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो संकल्पना है पार्थिव एकता की संकल्पना, ये हम्बोल्ट और रेडजेल दोनों को इसका प्रतिपादक माना जाता है। मानव भूगोल में जो है इस संकल्पना का जो प्रतिपादक है वो ब्लास को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्लास को माना जाता है। अब बात करें अपन प्रकृति में एकता की संकल्पना। ये जो प्रकृति में एकता की संकल्पना है, हम्बोल्ट और रिटर दोनों ने ही जो है ये संकल्पना दी है। और इस संकल्पना के लिए जो है दोनों ने एक शब्दावली का काम में लिया है, जुसाम हैंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली है, जुसाम हैंग। क्या होता है? प्रकृति में एकता की के लिए जो है जुसाम हैंग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, दोनों ने दी थी। आकस्मिकता की संकल्पना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कैजुअलिटी। उसने बताया कि कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र विशेष में क्या बदलाव हो रहा है, वो बदलाव हमें कैसे ज्ञात हो, इसलिए उस क्षेत्र का हमें अचानक से औचक निरीक्षण करना चाहिए, तभी उस क्षेत्र विशेष में आने वाले बदलावों का हमें पता चलता है। हम यदि किसी क्षेत्र को रोज़ देखें तो हमें उसके परिवर्तन के बारे में पता नहीं चलता, ये उसने बताया था। इस प्रकार हम्बोल्ट आकस्मिकता की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किया था, जबकि रिटर ने ईश्वरवादी जो कॉन्सेप्ट है उसका में विश्वास करता था, टेलियोलॉजिकल विचारधारा में विश्वास करता था। टेलियोलॉजिकल विचारधारा जो है, जो रिटर की थी, उसका वास्तविक संस्थापक जो है अरस्तु था। नेक्स्ट है सर्वव्यापी विज्ञान की संकल्पना। इसको जो है हम्बोल्ट जो है फिजिक दू मादे कहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए जो डायरेक्ट पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि फिजिक दू मादे कॉन्सेप्ट किसकी है? हम्बोल्ट की। और सर्वव्यापी विज्ञान की संकल्पना वो किसकी है? वो भी हम्बोल्ट की है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये संकल्पना क्या है? हम्बोल्ट कहता है कि एक ऐसी विज्ञान होनी चाहिए, सर्वव्यापी विज्ञान होनी चाहिए, जिसमें प्रकृति का अध्ययन है, जीवों का अध्ययन हो, अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन हो, ऐसी एक मतलब विज्ञान होनी चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट पर ही है उसने अपना ग्रंथ कॉस्मोस जो है वो लिखा था। नेक्स्ट है मानव जाति की एकता की संकल्पना, मानव यूनिटी जो ऑफ ह्यूमैनिटी, यह उसने क्यूबा की यात्रा के दौरान दी थी। इसके अलावा उसने वन अर्थ और वन ह्यूमैनिटी, एक पृथ्वी और एक मानवता की संकल्पना का प्रतिपादन भी किया है। हम्बोल्ट ने इन संकल्पनाओं के अतिरिक्त जो है अपने ग्रंथ कोस्मोस में 7 भौगोलिक संकल्पनाएं और प्रस्तुत किए हैं। देखो 7, केवल 7 है, आपको ध्यान में रखना है। कोस्मोस में पृथ्वी तल जो है मानव निवास के रूप में है, उसने बताया कि जो पृथ्वी तल है वो मानव का निवास ग्रह है। भूगोल जो है उसमें भूगोल क्षेत्र विज्ञान है, सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल होता है, उसने बताया। भूगोल संबंधों का अध्ययन है, भूगोल परिघटनाओं का, विश्व की परिघटनाओं की समझ है, भूगोल परिघटनाओं की विसंगतता है, प्रकृति की एकता है। इस प्रकार से उसने ये 7 कॉन्सेप्ट दी थी अपने कोस्मोस में। अब बात करें अध्ययन की विधियाँ। अध्ययन की विधियाँ, ये 5 की अध्ययन विधियाँ थी। फर्स्ट है आनुभाविक। हम्बोल्ट जो है इस विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग करता था। आपको ये ध्यान में रखना है कि हम्बोल्ट किस अध्ययन विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग करता था, तो वो आनुभाविक है। और इस अध्ययन विधि का प्रयोग जो है रीटर भी करता है। रीटर में और हम्बोल्ट में तुलना करें तो रीटर भी इसका उपयोग करता है अनुभाविक का। नेक्स्ट है क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति का विश्वास करता था हम्बोल्ट। रीटर जो है प्रादेशिक अध्ययन पद्धति का विश्वास करता था। तुलनात्मक जो है रीटर भी इसका उपयोग करता है और हम्बोल्ट भी करता है। रेखा चित्रीय कार्टोग्राफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्बोल्ट ने ही सर्वप्रथम इस विधि का के आधार पर उपयोग करके धरातल का पार्श्व चित्र बनाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। रेखा चित्रीय विधि का उपयोग करके उसने धरातल का सबसे पहले पार्श्व चित्र जो है वो हम्बोल्ट ने बनाया था। सूक्ष्मता और परिशुद्धता, इसकी जगह जो है रीटर जो है अलग से अध्ययन विधि काम में लेता है, संश्लेषण और विश्लेषण अध्ययन पद्धति। इस प्रकार से 3 जो हैं वो कॉमन मिलती हैं, एक तो आनुभाविक, एक तुलनात्मक और एक जो है रेखा चित्रीय, ये तीनों जो हैं कॉमन हैं उनमें। अब बात करें हम्बोल्ट का अन्य योगदान। हम्बोल्ट ने जो है भूगोल को कोस्मोग्राफी शब्दावली इसके लिए प्रयोग ली है। भूगोल को कोस्मोग्राफी कहता है और कोस्मोग्राफी को वो 2 टुकड़े बताता है, एक तो यूरोनोग्राफी और एक ज्योग्राफी। ये आपको
पूछा हुआ क्वेश्चन है नेट के एग्जाम में। उसने भूगोल के लिए कौन सी शब्दावली का काम में ली है? कॉस्मोग्राफी, और उसको दो भागों में बांटता है। भूगोल को दो भागों में किसने बांटा था? यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में, तो उसने ही बांटा है। उसने जर्मन शब्द, भूगोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्मन शब्द जो है अरडबेसी बंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरडबेसी बंग जो शब्दावली है जर्मन में भूगोल के लिए, वो उसने दी है, ठीक है। जबकि लैटिन में उसने जियोग्नाजिया शब्दावली का प्रयोग किया है, ठीक है। अब देखो, हम्बोल्ट नास्तिक था, जिसने अपने ग्रंथों में ईश्वर के संदर्भ में एक शब्द भी नहीं लिखा, जबकि रीटर ईश्वरवादी था। हम्बोल्ट अरस्तु की आगमनात्मक पद्धति में विश्वास रखता था, जबकि रीटर निगमनात्मक पद्धति में विश्वास रखता था। हम्बोल्ट को अंतिम बहु विशेषज्ञ कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्बोल्ट क्या था? बहु विशेषज्ञ, पॉलीमैथ कहा गया है, जबकि रीटर को महान सर्जक, ग्रेट फॉर्मूलर है, वो रीटर को कहा गया है। और पॉलीमैथ जो है हम्बोल्ट को कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये यहाँ से, कि पॉलीमैथ कौन था और ग्रेट फार्मूलर कौन था। हम्बोल्ट क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति में विश्वास करता था, रीटर प्रादेशिक में। हम्बोल्ट अंतिम महान चिंतक था, और उसने पेरिस में ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना की थी 1821 में। पेरिस ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना हम्बोल्ट द्वारा जो है 1821 में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम पर्वतों की परिचय दिखाए तैयार करने का कार्य जो किया था वो हम्बोल्ट ने किया था, अनुप्रस्थ काट उनकी तैयार की थी। इस प्रकार से ये हम्बोल्ट ने का अपने अध्ययन किया। थैंक यू। इस वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।